तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अगर स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में हम लोगों को आगे बढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, उसके बारे में बात करेंगे। डिपॉजिटरीज क्या होती है, हम लोगों ने यहाँ पर डीपी चार्जेस देखे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, यानी कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्लियरिंग के बारे में बात करेंगे। जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन से जो सेटलमेंट होते हैं आपके शेयर्स, अगर आप बाई करते हैं तो वो कौन सेटलमेंट करता है उसके बारे में बात करेंगे। और देखेंगे जो रेगुलेटर्स की पावर है वो क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो यहाँ पर। तो हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। अभी हम लोगों ने 2 वीडियो पहले एक टर्म यहाँ पर समझी थी, स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था एनएससी और बीएससी। तो अभी अगर हम लोग वहाँ पर कोई भी ट्रेड करते हैं, परचेसिंग करते हैं, तो इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? क्या ये अपनी मर्जी से चल रही है ये कंपनीज? कोई ना कोई स्टेचुटरी बॉडी या गवर्नमेंट बॉडी इनको रेगुलेट करना चाहिए, इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए। तभी जाकर यहाँ पर जो स्मॉल इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो रेगुलेटर का काम यहाँ पर क्या है? मार्केट को डेवलप करना, जो पार्टिसिपेंट्स है उसके ऊपर नज़र रखना और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, एक्सचेंज के ऊपर ध्यान देना, इनको डेवलप करना, ये रेगुलेटर का काम है यहाँ पर। ब्रॉडली अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो 5 हमारे पास रेगुलेटर निकल के आते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमको बताएगा कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, हम लोग कहाँ पर आज बात कर रहे हैं। ब्रॉड व्यू के अंदर हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हम लोग आज कहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें और फाइनेंस सेक्टर के अंदर बात करें तो वहाँ पर आरबीआई जो है वो एक रेगुलेटर है उसका। वहीं इंश्योरेंस के अंदर है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन्स के लिए है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाउसिंग के लिए है एनएचबी। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट के लिए और म्यूचुअल फंड्स के लिए जो यहाँ पर रेगुलेटर है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप वर्ड को देखिए, सिक्योरिटीज़ का जहाँ एक्सचेंज होता है उसका बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि उसका एक बोर्ड है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, एक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक बॉडी है यहाँ पर जो रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट का मतलब यहाँ पर हो रहा है हमारा स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर हम लोग सभी को एक साथ जोड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके स्टॉक मार्केट हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, एनसीडीज़ हो गई। अभी हम लोग इन वर्ड्स को भी समझेंगे जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो ब्रॉड व्यू में हमको ये देखना है कि अभी हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर है वो है सेबी यहाँ पर। तो सेबी का काम यहाँ पर क्या है? सेबी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेबी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप और हमारे जैसे लोग हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या होता है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। तो डेवलपमेंट करना स्टॉक एक्सचेंज का, रेगुलेट करना एक्टिविटीज़ को, रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और कई सारे ऐसे काम है यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सेबी के। उनमें से है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, ये अपने बिजनेस को फेयरली यहाँ पर कंडक्ट करें। स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो फेयरली यहाँ पर अपने जो भी क्लाइंट्स है उसके साथ में यहाँ पर अपना रिलेशनशिप रखें। पार्टिसिपेंट जो भी है यहाँ पर वो अपनी फेयर प्रैक्टिस करें, अनफेयर प्रैक्टिस के अंदर कोई आ नहीं जाए, उसके लिए सेबी यहाँ पर रहता है। स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। लार्ज इन्वेस्टर जो यहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है यहाँ पर, तो उनके पास इतना कैश होता है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि सारा गेम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का है, तो कई बार कई बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को। तो उस एक्टिविटी पे भी यहाँ पर ध्यान देना, और कैपिटल मार्केट का या फिर कहें हम लोग स्टॉक मार्केट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, वो यहाँ पर इस बोर्ड का काम है, इस रेगुलेटर का यहाँ पर काम है। तो आई होप कि ये रेगुलेटर टर्म यहाँ पर आपको क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो सकता है कि कई सारे लोगों को यहाँ पर बोरिंग लगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन उसका रेगुलेटर है, कैसे ये मैनेज होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर चकाचौंध देख कर आए हैं और ये सोच कर आए कि रातों रात स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग पैसा बना सकते हैं, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें भूल जाओ आप। ऐसा एक रात में यहाँ पर ना पैसा बनेगा, ना यहाँ पर एक रात में यहाँ पर आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। तो अभी हम लोगों को अपना बेस बनाना है, हम लोगों को चीज़ों को समझना है। तो हो सकता है कि कई बार हम लोगों को कुछ चीज़ें बोरिंग लगेगी, पर हम लोगों को उन चीज़ों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। दूसरी टर्म हमारी यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? मार्केट के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि जो हमारा एक्सचेंज है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सचेंज के साथ में? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन? रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल पार्टिसिपेंट, आप और मेरे जैसे लोग।
तो हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो लोग भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि लार्ज कॉरपोरेट एंटिटी बॉडीज़, जैसे कि अगर हम लोग बोले LIC, तो ये हमारा क्या एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। डोमेस्टिक AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हम लोगों ने म्यूचुअल फंड वाले वीडियोस के अंदर इनके बारे में डिस्कशन किया था। HDFC AMC है, SBI म्यूचुअल फंड है, DSP ब्लैक रॉक है, यहाँ पर रिलायंस है, तो कई सारी AMC आपको देखने को मिलेगी। वो भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करके स्टॉक्स को खरीदते हैं। तो जो अल्टीमेटली आपका म्यूचुअल फंड का पैसा है वो भी कहाँ पर, स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगता है। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर FIIs। ये वर्ड हम लोग काफ़ी सुनते हैं, FIIs। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि नॉन इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज़, जो बाहर की म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती है, फंड हाउस हो सकते हैं, बाहर की कंपनीज हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, हेज फंड हो सकते हैं, या फिर कोई अदर इन्वेस्टर्स भी होंगे, तो हम लोग उसको FII कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो ये इतने तरीके के हमारे पास यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इस वर्ड का भी हम लोगों को मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। तो जो अगली टर्म है हमारी वो है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड 2 के अंदर बात की थी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो ये जो हमारा डिपॉजिटरी है इसको अभी हम लोग समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा अभी इसका मीनिंग कि डिपॉजिटरीज होती क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब जो भी ब्रोकर के साथ में आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट जब ओपन करते हैं तो वो ब्रोकर जो है एजेंट होता है इन दोनों डिपॉजिटरीज का। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी डिपॉजिटरीज की, अभी हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। और डिपॉजिटरीज का मेन फंक्शन है क्या, वो भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। कि जो भी आप स्टॉक खरीदते हैं एक्सचेंज से, उसके सेफ कीपिंग के लिए होता है। मतलब आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर तो दिखा रहा है, बट वो कहाँ पर स्टोर है, वो कहाँ पर सेव है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कहाँ पर रखा हुआ है, तो वो डिपॉजिटरीज के अंदर रखा हुआ है, या तो NSDL के अंदर रखा है या CDSL के अंदर रखा होगा। तो जो भी डीमेट अकाउंट आपने ओपन किया है उसके अंदर या तो CDSL होगा या फिर NSDL होगा। ये एक्ट कैसे करते हैं, एक्ट लाइक ए वॉल्ट। जैसा कि हम लोग सेफ कीपिंग के लिए अलमीरा के अंदर कुछ सामान रखते हैं, उसी तरीके से जो भी हम लोग शेयर्स बाई करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहाँ पर सेव होते हैं, डिपॉजिटरीज के अंदर सेव होते हैं। तो ऐसी हमारे पास इंडिया के अंदर 2 ही ऐसी कंपनीज है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि 2 क्यों है, 3 क्यों नहीं है, यहाँ पर 1 से भी हमारा काम चल जाता। तो आने वाले वीडियोस के अंदर जब हम लोग इन कंपनीज के शेयर्स को भी देखेंगे तब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होगी कि कंपनीज क्या है, इनकी शेयर प्राइस क्या है, हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो अभी आप ये समझिए कि 2 हमारे पास डिपॉजिटरीज है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंपल वे में समझते हैं। मुझे पता था काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स रह जाते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास डीमेट अकाउंट है तो डिपॉजिटरीज की ज़रूरत क्यों है ना। तो उसको समझ लेते हैं कि देखिए ये एक्सचेंज है हमारा, यहाँ से हम लोग जो भी शेयर्स परचेस करेंगे, हम लोगों ने शेयर परचेस किया यहाँ पर SBI का, तो जो भी शेयर परचेस करते हैं हम लोग तो वो सीधा आपके पास कहाँ पर जाएगा, वो आपके पास नहीं आता है, वो डिपॉजिटरीज के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सेव हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिट करके बैठा हुआ है यहाँ पर, SBI यहाँ पर है, बट यहाँ से वो आपको दिखता है कि मेरे डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है, जबकि आपका डीमेट अकाउंट भी किसके पास है, ये इन डिपॉजिटरीज के पास ही है। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो रहा होगा कुछ फंडा कि जो भी आप यहाँ पर एक्सचेंज से बाय करते हो वो जाता है कहाँ पर है, डिपॉजिटरीज के अंदर। मतलब आपके अकाउंट के अंदर ही है वो, पर वो डिपॉजिटरीज NSDL या फिर CDSL होगी वहाँ पर। तो जब भी आप यहाँ से स्टॉक को सेल करते हो तो वहाँ पर आपको एक DP चार्ज करता है। वो DP चार्ज इसी बात का करता है कि यहाँ से स्टॉक हट के किसी और किस में रजिस्टर होता है फिर वो जो भी आपसे परचेस करता है। तो डीमेट अकाउंट से हमको सिर्फ शो कर रहा है वो, बाकी जो भी वो स्टॉक रहता है वो रहता है कहाँ पर, डिपॉजिटरीज के अंदर रहता है। और आपका डीमेट अकाउंट भी कहाँ पर है, वो डिपॉजिटरीज के पास ही है। तो आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा हमको कि डिपॉजिटरीज क्या होती है। अभी देखो कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है अगर, तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी डाउट या किसी किस्म का हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा डाउट रह जाए जो आगे चलकर हमको तकलीफ पैदा करे। इसमें अगर नहीं क्लियर हो रहा तो थोड़ा सा स्टडी करके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDFs को, या फिर नेट पे या गूगल पे और सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इसको छोड़ते भी अभी तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। सो फॉर द टाइम बिंग अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है तो थोड़ा सा आगे आप बढ़ जाइए, कोई इशू मत रखिए। आने वाले समय के अंदर हम लोग सारी चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। फिर से हम लोग बात करते हैं उसी टर्म पे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके बारे में हम लोग बोल चुके थे। ये हमारे ब्रोकर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे ब्रोकर्स नहीं हो सकते, क्योंकि कई सारे ब्रोकर जो हमारे होते हैं वो हमको डीमेट अकाउंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो डीमेट अकाउंट के लिए किसी और कंपनी से टाइप करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, जब भी आप किसी कंपनी से बात करोगे डीमेट अकाउंट के लिए तो वहाँ पर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो इसके
एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग बात करें तो फ्यू स्टॉक ब्रोकर्स ही है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, दे एक्ट लाइक एज ए एजेंट ऑफ द टू डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ में ये डिपॉजिटरीज के एजेंट होते हैं। अब आप डायरेक्टली ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। आप सोचें कि मैं डायरेक्ट एनएसडीएल और सीडीएसएल के अंदर ही अकाउंट ओपन कर लूँ, मुझे क्या जरूरत है इन एजेंट के बीच में जाने की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एनएसडीएल और सीडीएसएल, वहाँ पर आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आपको इन एजेंट या फिर हम लोग कहें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूट के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। ऐसा कोई डायरेक्ट रूट नहीं है यहाँ पर जाने के लिए कि आप एनएसडीएल सीडीएसएल से डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांजेक्ट कर लें। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई हम लोगों को यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। जो भी आपके ब्रोकर्स होंगे उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने एक टर्म देखी थी वहाँ पर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? वहाँ के फंड हाउस हो सकते हैं, वहाँ के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वहाँ के कॉर्पोरेट हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है वहाँ की। तो वो क्या करते हैं? वो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि एफआईआई ने आज इतनी बाइंग की, फॉरेन लोगों ने इतनी आज बाइंग की, अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इतनी सेलिंग की, तो वो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करें। तो उन सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं ये एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स है। तो इसके ऊपर भी नज़र रहती है सेबी की। सेबी जो हम लोगों ने रेगुलेटर देखा है, जो भी हम लोगों ने जिसकी बात की, सेबी सबको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपके साथ साथ। तो कई बड़े बड़े फंड्स यहाँ पर लेकर आते हैं ये। तो एफआईआई के अंदर भी हम लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि आगे कई बार हम लोग अभी डेटा जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको शॉर्ट में बोलेंगे कि एफआईआई ने आज इतनी की बाइंग की थी, ये डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर ये बाइंग चल रही है, ये सेलिंग चल रही है। तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एफआईआई वर्ड यूज़ करेंगे। फिर वहाँ पर अगर ये वीडियोज़ आप पूरा नहीं देखते तो फिर वहाँ पर आपको डाउट क्रिएट होते हैं। तो वो डाउट हम लोगों को नहीं रखना है अभी। तो अगली जो टर्म हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो कई सारी हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनकी ज़रूरत क्यों है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका काम क्या है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। क्रिसल हमारे पास है, केयर है, इकरा है, ये हमारे पास यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज हैं। इतनी क्यों बताई आपने? और भी बता सकते थे, कई सारी रेटिंग एजेंसी और भी है, बट हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि 2-3 हमारे पास यहाँ पर बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखिए कि करते क्या है। ये क्रेडिट वर्थीनेस बताते हैं, उसको रेट करते हैं बेसिकली, कि ये कंपनी ने इन्वेस्टर से कुछ लोन लिया था, यानी कि कुछ पैसे उधार लिए थे, उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर्स। वो हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हम लोग ये मान के चलते हैं कुछ पैसे लिए थे जो उस कंपनी ने टाइम पे उसको पे कर दिए, तो वो उसको रेट करते हैं कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, टाइम पे पैसा इसने चुकाया, टाइम पे पैसा इसने लिया, और इसकी रेटिंग को हम लोग यहाँ पर 5 करते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पर रेटिंग को इस तरीके से देते हैं, AAA, AA+, BBB, कि उस कंपनी ने कितना टाइम पे पेमेंट नहीं किया, चुकाया। ऐसे हम लोग क्रेडिट वर्थीनेस निकालते हैं। इसके डिटेल में बाद में जाएंगे हम लोग कि ये क्या होता है, बट हम लोग एक टर्म को समझने के लिए कुछ चीज़ों का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर उन कंपनीज को ये रेटिंग करती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या काम है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका स्टॉक मार्केट के अंदर। जब हम लोग यहाँ पर स्टॉक रिसर्च के बारे में बात करेंगे तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पर हम लोगों को समझना। सो अगली टर्म हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है मर्चेंट बैंकर की। मर्चेंट बैंकर क्या होता है? देखिए, जब भी कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू, हम लोगों ने वहाँ पर एक टर्म देखी थी, आईपीओ के थ्रू जब पहली बार पैसा जुटाती है पब्लिक से, आईपीओ के थ्रू जब पहली बार पैसा जुटाती है पब्लिक से, तो वो मर्चेंट बैंकर ही हैं जो इन कंपनीज की हेल्प करते हैं इनके आईपीओ की प्रोसेस के दौरान। यहाँ पर उनको पैसा रेस करवाने के लिए वो हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। सो इस टर्म को आप समझिए कि वो मर्चेंट बैंकर हैं जो हेल्प कर रहे हैं कंपनीज को रेस करने में मनी इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। तो कोई तो होगा इन कंपनीज के साथ यहाँ पर जो उनको हेल्प करता है आईपीओ के दौरान, तो वो मर्चेंट बैंकर्स हैं। इन टर्म्स को हमको वन टाइम सिर्फ समझना है, ताकि जब हम लोग कभी कोई न्यूज़ देखें और एनालिसिस करें तब हमारे पास वहाँ पर क्लैरिटी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप कर दो वीडियो को। जब नेक्स्ट टाइम उसके बाद जब इन टर्म्स को आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको वहाँ पर क्लियर होगा कि हाँ ये टर्म मैंने कहीं सुनी थी, अच्छा आईपीओ के दौरान ऐसा ऐसा होता था वहाँ पर। इन टर्म्स को आप एक एक बार समझ लीजिए, सिंपल। ऐसा नहीं कि हम लोगों को इनको याद ही करना है, बिल्कुल बस एक बार दिमाग में डाल लीजिए। इतना ही करने के लिए हम लोग आज इस वीडियो को बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगली टर्म निकल के आती है वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और मेरे ख्याल से सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर एएमसीज, जो म्यूचुअल फंड एएमसीज हम लोग बोलते हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, तो उनको हम लोग एएमसीज बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके फंड्स को स्टॉक मार्केट के अंदर डालते हैं और आप इनको यहाँ पर पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो ये उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एएमसीज हो गई हमारी। तो यहाँ पर ये आप खुद समझ सकते हैं इस वर्ड को। यहाँ पर अगर फिर भी डाउट आता है तो कमेंट करिए मुझे आप। जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो फिर मैं उनके लिए एक्सप्लेनेटरी यहाँ पर एक नोट डाल दूंगा।
अभी अगली टर्म हमारे पास निकल के आती है यहाँ पर NSCCL और ICCL। इन दोनों टर्म को सिर्फ समझना है हम लोगों को, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए। अगर आगे चलकर हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL और इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ICCL। जब भी आपने किसी शेयर को बाई किया या सेल किया तो सेटलमेंट कौन करेगा उसका? आपके अकाउंट में वो शेयर आएगा और जाएगा, तो उसका सेटलमेंट कौन करेगा? उसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चाहिए। जैसे आप चेक क्लियर कराते हैं तो आपने कई बार बैंक में सुना होगा कि आज क्लियरिंग नहीं लगी, या चेक आपका क्लियरिंग में ये यहाँ पर डिसऑनर कर दिया गया, तो ये टर्म आप सुनते हैं वहाँ पर। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी जब आप यहाँ पर शेयर्स को बाई करते हैं, सेल करते हैं, कितनी बार आप दिन भर में वहाँ पर शेयर्स को बाई करेंगे, सेल करेंगे, तो उनका कोई ना कोई क्लियरिंग बॉडी यहाँ पर होगी जो उनको क्लियरिंग सेटलमेंट्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये इंश्योर करता है कि गारंटेड सेटलमेंट हो हर ट्रेड का। वो आइडेंटिफाई करे कि किस बायर ने उसको खरीदा, ताकि उसको यहाँ पर वो शेयर्स अलॉट कर दे और उसका पैसा वहाँ से डेबिट कर सके, और इंश्योर करे कि कोई भी डिफ़ॉल्ट वहाँ ना हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हो कि आपने शेयर्स खरीदा नहीं, पता लगा आपके अगले दिन अकाउंट के अंदर शेयर्स आ गए और पैसे कट गए, तो वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिल्कुल भी ना हो। इंश्योर करे कि ज़ीरो डिफ़ॉल्ट हो और आपको सेटलमेंट प्रॉपर हो। तो उसके लिए दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से कोई प्रैक्टिकल हम लोगों को यूसेज नहीं देखना है इस चीज़ का, बट ये कि टर्म हमको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना सही मतलब है इस वीडियो का यहाँ पर। तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इतना हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया है। आखिरी टर्म है वेयर टू इन्वेस्ट और एसेट क्लास। ये मैंने क्यों जोड़ा यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं। एक इन्वेस्टमेंट अगर हम लोगों को कहीं भी करना है अपने अमाउंट को, तो हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं? अभी हम लोग इस सेगमेंट के अंदर बात कर रहे हैं, हम लोग इक्विटी की बात कर रहे हैं। देखिए, आपके पास जब भी पैसा होता है तो आप क्या करते हैं? या तो बैंक जाके FD करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, कुछ रियल एस्टेट के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ परचेस कर लेते हैं, या फिर गोल्ड वगैरह में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, किसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं? इक्विटी के अंदर बात कर रहे हैं। तो इक्विटी के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक आपको ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि हम लोग अभी ब्रॉड पिक्चर के अंदर कहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम लोगों ने आज यहाँ पर देखी इनको, और जिन लोगों को भी यहाँ पर डाउट आता है तो वो इस वीडियो को 1 या 2 बार फिर से देख ले, क्योंकि ये टर्म्स हमको आने वाले समय के अंदर काफ़ी बार हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों को पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में। तो उसके बारे में हम लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी था। ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानने के लिए वीडियोज़ बीच बीच में हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।